हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, अपने इस चैनल पर, जहां हमने याद करने का एक क्रम शुरू किया। धीरे धीरे आपको आदत डाली कि रोजाना हमें सोने से पहले 2-4 टॉपिक याद करने हैं। एक दो मैं अपनी तरफ से आपको याद कराता हूं। कोशिश करता हूं कि मैं आपके सामने एक ऐसा डेमो दे सकूं जिससे आप चीजें कैसे की जाती है ये सीखें। लेकिन निराशा तब होती है जब ज्यादातर लोग मांग करते हैं कि ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो। वो उस चीज को नहीं सीखना चाहते कि तरीका क्या हो। खैर, इस विषय पर हम आज बहुत डीप में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः कहते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए आज इस वीडियो क्लास में हम 11वीं अनुसूची के विषयों को याद करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण काम मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जो बात पहुंचाना चाहता हूं, मैंने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया था कि आप सब लोगों को सफलता के मार्ग तक ले जाऊं। और उसी क्रम में आज मैं ये क्लास आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कि अब जो 20 दिन बचे हुए हैं उसमें हमें कैसे रिवीजन करना है। इस बात पर मैं कुछ बातें आपको आज इस क्लास में सिखाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं उन बातों को। मैं बहुत सारे याद करने के क्लासेस आप तक पहुंचाता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको पैटर्न सिखाऊं कि किस पैटर्न से आपको खुद को चीजें याद करनी है। कोई भी टीचर यहां खड़ा होकर के आपको एक लिमिटेड कंटेंट सिखा सकता है, एक लिमिटेड चीजें याद करा सकता है। लेकिन अगर वो सही में शिक्षक है, वो जो व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, अगर वो सही में शिक्षक है, तो शिक्षक का काम केवल कंटेंट स्टूडेंट तक पहुंचाना नहीं होता है। स्टूडेंट तक पहुंचाने के अलावा उसकी क्षमताओं को बढ़ाना, उसको उस कार्य के योग्य करना भी उसी शिक्षक का काम होता है। और ये बात मैं बखूबी जानता हूं क्योंकि मेरे शिक्षक ने मुझे एक योग्य व्यक्ति बनाया। मैं भी चाहता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट हो, मुझे जो सुनने वाले हो, जो मुझे क्लास लेते हैं, उनको मैं योग्य व्यक्ति बनाऊं। एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक वीडियो में आप तक पहुंचा करके मैं आपको सफल नहीं कर सकता हूं। अगर मैं सच में आपको सफल बनाना चाहता हूं तो मुझे आपको वो तरीका सिखाना पड़ेगा। हर वीडियो में मेरा प्रयास होता है कि मैं आपको वो तरीका सिखाऊं कि कैसे इस चीज को याद करना है। लेकिन बड़ी दुख की बात यह है कि फिर भी स्टूडेंट सर ये याद करा दो, वो याद करा दो, फलाना याद करा दो में ही लगे रहते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि ना तो वे अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। मैं पिछले 5-7 दिन से जानबूझ करके प्लेटफॉर्म पर ये कह रहा था कि आप कमेंट करो, आप रिप्लाई करो कि क्या आपको याद करना है, आपको ये क्लास कैसी लगी। मैं एनालिसिस करना चाहता था कि जो काम मैं इस प्लेटफॉर्म पर करना चाहता हूं, क्या वो मैं कर पा रहा हूं। मैं 4 टेबलें, 4 कंटेंट आपको सिखाने के लिए यहाँ नहीं खड़ा हूं। आप समझें कि मैं आप सब में वो मूलभूत परिवर्तन चाहता हूं कि मेरा एक एक स्टूडेंट दिनेश चौधरी बन जाए। जैसे दिनेश चौधरी यहाँ कुछ देखता है और फटाफट उसकी कनेक्टिंग कैलकुलेटिंग पावर जागती है और कोड बना करके वो बच्चों को याद कराता है। ऐसे ही हर बच्चे के अंदर दिनेश चौधरी पहुंचे और हर बच्चा खुद के मन से ये काम करना शुरू करे। और जिस जिस स्टूडेंट ने काम करना शुरू कर दिया उसका सफलता का मार्ग 100%। मैं कोई टीचर के रूप में टीचर नहीं हूं। मैं इस एमपीपीएससी परीक्षा को पास करने के बाद आपको कुछ बातें बताता हूं, सिखाता हूं। मेरा मूलभूत उद्देश्य कोई कोर्स पढ़ा लेना, कोई कंटेंट याद करा लेना है ही नहीं। मैं हर स्टूडेंट को सेल्फ मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं हर स्टूडेंट को वो योग्यता देना चाहता हूं कि कोई भी कंटेंट पढ़ा कैसे जाता है, कोई भी कंटेंट याद कैसे किया जाता है। खैर, मैं निराश हूं कि ये चीज मैं अपने
एक बहुत बड़े लेवल के 20-22 हजार स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ते हैं, उनमें से मैं कुछ 1% बच्चों को ही ये सिखा पाया। मेरे 99% बच्चे ये चीज सीख ही नहीं पाए। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आजकल दिखावे की दुनिया में इतना ज्यादा हम उलझ चुके हैं कि हम बड़ा अच्छा सा थंबनेल, हम ज्यादा व्यूज वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं, हम ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं जहां चीजें बहुत नाटकीय ढंग में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एनिमेशन के माध्यम से हमें दी जाती है। मैं आप सबको ये चीजें देना ही नहीं चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है कि मैं अपने स्टूडेंट को योग्य बना दूं। मेरा उद्देश्य है कि मैं अपने स्टूडेंट को ऐसी चाबी दूं कि वो खुद सारे ताले खोल ले। 2, 4, 5, 10, 25 टेबलें याद करा करके मैं आपको पास नहीं करा सकता हूं। वो पावर जो कि मैं अपने अंदर जनरेट कर लिया हूं, वो आपको सिखाना चाहता हूं। आज मैं इस क्लास में यूनिट 1 का रिवीजन कैसे करना है इसका डेमो आपको दूंगा। आपको 15-20 मिनट की ये क्लास होगी और दो चीजें पर फोकस कर रही है। एक कि ये रिवीजन किया कैसे जाता है। 80, 90, 99% बच्चों को रिवीजन ही नहीं पता है और सबसे बड़ा रीजन उसके फेल होने का यही है कि रिवीजन कैसे करना है ये उसे नहीं पता है। वो फिर से पढ़े जा रहा है, फिर वो पढ़े जा रहा है और फिर फेल होए जा रहा है। वो बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद मेहनत करता है, अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से, सबसे समय चुरा करके पढ़ता है, लेकिन फिर भी फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो टेक्निक नहीं जानता है, केवल वो फैक्ट पढ़े जा रहा है। कोई टीचर उसे ऐसा चाहिए जो उसे मार्ग दिखाए। मैं इस वीडियो में आपको मार्ग की बात करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि हमारे सिलेबस में फर्स्ट यूनिट बहुत कठिन यूनिट है। ये सामने उसका सिलेबस रखा हुआ है। हमारे फर्स्ट यूनिट के सिलेबस में ये 23 टॉपिक हैं शुरुआत में, जिन्हें हम संकल्पना एवं विचार कहते हैं। फिर एंशियंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन भारत भी है, मध्यकालीन भारत भी है और आधुनिक भारत भी है। और लास्ट में यहाँ ये जो दिया हुआ है कला, प्रारूप, साहित्य, उत्सव, ये सब कुछ भी है। अल्टीमेटली मैं अगर सीधे तौर पर आपको कहूं तो इस पहली यूनिट में 5 टॉपिक मुझे दिए हुए हैं। टोटली 5 टॉपिक मेरे पास है। अब आज आप सुन लेना कि रिवीजन कैसे किया जाता है। मैं जब बार बार कहता हूं ना एक दिन में रिवीजन कर लो, अरे एक दिन में कोई पहली यूनिट का रिवीजन होता है क्या? क्योंकि आपको याद ही नहीं है कि रिवीजन कैसे करना है, इसलिए नहीं हो पाता है। अब मेरी टेक्निक का उपयोग करो, रिवीजन किसका करना है और रिवीजन क्या करना है इसको तो समझो। आपने समझ लिया कि इसमें 5 टॉपिक हैं और पहला है संकल्पना और विचार। संकल्पना और विचार है। दूसरा जो है वो प्राचीन भारत है। तीसरा मध्य भारत है, आधुनिक भारत है और लास्ट में एक और पॉइंट है साहित्य या कला प्रारूप या सांस्कृतिक हिस्सा। ये 5 टॉपिक हमारे पहले यूनिट में है। अब बच्चा हजार बार बहुत अच्छे टीचरों से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझसे ही पढ़ा हो, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पर जहां बहुत अच्छे से इन सब चीजों को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से पढ़ाया गया है आप लोगों को। और ये कोई आज नहीं पढ़ाया, 50 सालों से पढ़ाया जा रहा है आपको, यही इतिहास है। और इसके बहुत अच्छे अच्छे टीचरों के लेक्चर्स हैं अवेलेबल। इनको फिर भी हम ढंग से कवर नहीं कर पा रहे हैं। रीजन है कि हमें याद नहीं है कि रिवीजन क्या करना है, कितना करना है। हमने तो एक मोटा सा नोट्स बना लिया है और हम बार बार उसे पढ़ने की 300 पेज का, इन सबको मिला करके 300 पेज का एक नोट्स है और मैं ये चाहता हूं कि 300 पेज पूरे रिवाइज कर लूं। अरे इसे रिवीजन नहीं कहते बेटा, इसे तो पढ़ना कहते हैं। वो फिर से भिड़ जाता है उस पूरे ही कंटेंट को पढ़ने में और वो नहीं करना है, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। आप समझो कि करना क्या है। ये एक छोटी सी कुछ चीजें लिखी हुई है मैंने, आप शायद इसे अब समझे, समझने का प्रयास करें। यूनिट 1 हिस्ट्री और पीवाईक्यू एनालिसिस, इतना तो आपको हिंदी में दिख भी रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा।
अगर मैं 2025 में हुए पेपर, एमपीपीएससी ने जो पेपर लिया था उसको समझूं, तो बहुत शांति से समझना कि टॉपिक नंबर 1 मतलब संकल्पना एवं विचार से 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन उसने पूछे थे। बहुत शांति से इसे समझना, घोटना। आज की क्लास में पढ़ा कम रहा हूं, समझा ज्यादा रहा हूं, वो समझना आप। इस संकल्पना एवं विचार से उसने 4 प्रश्न पूछे हैं। पहला आश्रम व्यवस्था से पूछा था, षट दर्शन से पूछा था, ब्राह्मण ग्रंथ से पूछा था और उपनिषद से पूछा था। बड़ा क्लियर है कि संकल्पना विचार से 10 में से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत आसान है ये बात। टॉपिक नंबर 2 भारत की सांस्कृतिक विरासत, उससे उसने 2 प्रश्न पूछे हैं। पहला है साहित्य, जिसमें राजशेखर की पुस्तक पूछ ली थी, और दूसरा है कला प्रारूप, जिसमें उसने कैलाशनाथ मंदिर जो है वो किस शैली में बना है ये पूछा था। मतलब साहित्य वाले प्रारूप से उसने 10 में से 2 प्रश्न पूछे। अब आप इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो 4 + 2 = 6 नंबर होता है। मैं गारंटी देता हूं कि ये वीडियो आप तक जब पहुंचा होगा 80% स्टूडेंट प्राचीन कालीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में ही फंसे होंगे, क्योंकि 80% कोचिंग क्लासेस यही पढ़ाती हैं। उनको जो आता है वो आपको पढ़ाया जाता है। अब ये बताइए कि अगर 10 में से 6 नंबर का पोर्शन है जो कि पूछा गया है, 4 नंबर है प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें से 4 प्रश्न पूछे जाने। और अब इसमें डीप जा रहा हूं मैं कि वहां से भी कहां से पूछा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम लीग की स्थापना से संबंधित एक प्रश्न था और एक दांडी मार्च से था। मतलब कि ये आधुनिक भारत में कह दूं, मैं इसे आधुनिक तो नहीं कहूंगा क्योंकि आधुनिक तो 1857 से शुरू होता है। ये तो राष्ट्रीय आंदोलन है जो कि हमने 1947 तक लगभग 1885 कांग्रेस की स्थापना से लड़ा, उसकी बात की जा रही है। एक क्वेश्चन जो है वो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से पूछा गया है और एक क्वेश्चन भारत के एकीकरण और पुनर्जागरण से पूछा गया है। बहुत धैर्य के साथ, बहुत शांति के साथ इस बात को समझो कि क्या आपको इन 10 प्रश्नों में कहीं पर भी प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, कोई रियासत, कोई राजा, कोई उसका काम दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूछा ही नहीं है। उसने जो पूछा है वो केवल उतना फिर से पढ़ लेना है, रिवीजन। आप इसे समझो। ये क्लास बीच में से देखना शुरू मत करना है, शुरू से देखना है आपको। और मैं ये जो आपके गले के नीचे उतारना चाह रहा हूं ना बात, उसे समझो। मैं डेमो 1 यूनिट पे दूंगा, मैं 10 यूनिट पे नहीं दूंगा, आपको इसे 10 यूनिट पे अप्लाई करना पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक बच्चे को मैंने कहा कि भाई तू रिवीजन कर ले, और वो रिवीजन करना शुरू कर देता है उस 300 पेज के, 400 पेज के, 500 पेज के नोट्स को, जो कि उसने तैयारी के दौरान किसी कोचिंग से खरीदा या बनाया या हाथ से लिखा या किसी बुक में से छापा। अब वो 400 पेज के नोट्स को कोई याद रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। वो पढ़ लिया है, वो अंदर है। रिवीजन क्या करना है, ये जो एग्जामिनर पूछ रहा है, वो एग्जामिनर जो पूछ रहा है उसे क्लिक करो ना। भारत की सांस्कृतिक विरासत में उसमें पुस्तक पूछी है, तो एक लिस्ट हो उस नोट्स की जो मुझे टिक करके रट्टा मारनी है। और रट्टा मारने की प्रोसेस दिनेश सर रोज अपनी क्लास में एक एक टॉपिक ला करके, एक एक टॉपिक के माध्यम से सिखाते हैं। डीसी सर क्लास में ये नहीं देते हैं कि टॉपिक जाओ रटा दिया मैंने, वो तरीका सिखाना चाहते हैं आप लोगों को। मैं बहुत ईमानदारी से ये बात कह रहा हूं कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर कोई कंटेंट देने वाला टीचर नहीं हूं। मैं आपको वो तरीका सिखाना देने वाला बनना चाहता हूं। वो तरीका सिखा रहा हूं बेटा, वो सीखो, उसको क्लिक करो, वो आपके एग्जाम में नंबर दिलवाएगा। देखो कितना सिंपल है। अगर मैं इसे बहुत शॉर्ट में यूं कवर कर लूं कि भाई सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से उसने एक प्रश्न पूछा था, और वो प्रश्न था कि भैया जो मतलब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट है हमारे पास में
कि ब्रह्म समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, वेद समाज हो गया, फलाना, उनकी स्थापना किसने की, उसमें क्या काम हुआ, एक छोटी सी एक लाइन सी, मतलब एक टेबल सी है, वो टेबल को रिवीजन करना, रट लेना, कोडिंग के माध्यम से, कनेक्टिंग के माध्यम से, ये काम मैं अगर करूंगा तो एक दिन में मेरा पूरा का पूरा हिस्ट्री फर्स्ट यूनिट रिवीजन हो जाएगा। मैं उसे कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो लगा हुआ हूं मौर्य का बेटा फलाना, अशोक का बेटा फलाना, हर्षवर्धन का पुत्र ये, उसने इसको मारा, इसने इस क्षेत्र पर कब्जा किया। अरे ये नहीं पूछ रहा है मेरे भाई, इतिहास के पेपर में आजकल ये पैटर्न आ ही नहीं रहा है। समझो एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा है उसने। आपको मैं 2025 के पेपर का एनालिसिस करके बता रहा हूं, प्रश्न लिख दिए हैं कि संकल्पना वाले चैप्टर से उसने 4 प्रश्न पूछे, साहित्य वाले चैप्टर से उसने 2 प्रश्न पूछे हैं, फिर उसने सामाजिक सुधार आंदोलनों से 1 प्रश्न पूछा है, सामाजिक सुधार आंदोलन से उसने 1 प्रश्न पूछा है। इस बात को समझो ना, क्यों पड़े हुए हो किसी गड़े मुर्दे उखाड़ने पे, इतिहास वैसा पूछ ही नहीं रहा एग्जामिनर, और हम पूरे टाइम 4 दिन तक रिवीजन करेंगे इन बातों का, फिर भी इतिहास पूरा नहीं होगा और एग्जाम में जाकर बैठेंगे नंबर नहीं आएंगे। दिक्कत ये हो रही है कि हम जो रिवीजन करना है वो नहीं कर रहे हैं। आप समझो कि पहले हम 3 महीने पढ़ाई करते हैं, उसके बाद लास्ट का 1 महीना होता है हमारे पास रिवीजन का, जिसमें चीजें घोटी जाती हैं, जिसमें अपने अंदर जो लेयर्स है ना वहां तक, डीएनए के जीन्स तक पहुंचाया जाता है कंटेंट को, वो लेकिन हर कंटेंट डीएनए तक नहीं पहुंचाया जा सकता ना मेरे भाई। तो फिर लिस्टें बना बना करके, जैसे कि ये राजशेखर की पुस्तक पूछी थी ना पिछली बार, हर पेपर में एक पूछ रहा है ना, एक लिस्ट है ल्यूसेंट की किताब में भी है सरल सी, उसको रट करके घोट करके रिवीजन करना है, ये होगा रिवीजन। ये कैलाशनाथ मंदिर की जो है वो पूछी थी उसने शैली, तो 20 25 50 जो मूलभूत मंदिर है उनकी शैलियां याद कर लो ना, ये तरीका समझो। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो जितने भी संस्थानों की स्थापना हुई थी उन सब की संस्था का साल याद कर लो ना, संस्था किसने स्थापित की थी, अध्यक्ष कौन था, इसको रट लो ना, तो होगा ना रिवीजन। हम लगे हुए हैं पता ही नहीं क्या याद करने में, आप थोड़ा बहुत आसपास का कवर कर लो, हड़प्पा के स्थल की एक टेबल बनी हुई है वो रट लो। आपको पूरा हिंदी में पढ़ने जैसा ये यूं नहीं पढ़ना है, भारत की संकल्पना, हम वो पढ़ नहीं रहे हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं, और रिवीजन रिवीजन होता है, पढ़ना नहीं होता है। मैं आपको 2024 के पेपर का एनालिसिस करके बताता हूं, ये यहां से 2024 का पेपर एनालिसिस है, ध्यान से सुनना। 2024 में एमपीपीएससी का पीवाईक्यू जो क्वेश्चन पूछा गया, टॉपिक था संकल्पना विचार, और फिर से 4 प्रश्न, 1 2 3 4। अब मैं अगर बेवकूफ हूं, अगर इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा हूं कि यार मुझे ज्यादा पढ़ने वाला एरिया संकल्पना विचार है, मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया, बच्चों के फोन आते हैं सर आपने तो खूब पढ़ा दिया, तो क्या ही दिक्कत है बेटा, रिवीजन में कम कर लेना, तो कम चीजों का रिवीजन कर लेना, वो कंटेंट अधिक नहीं है, उसमें से छांट लो ना। मैं तो टीचर हूं, मैं तो आपको भर भर के चीजें पढ़ाने की कोशिश करूंगा, मैं पूरी इमेज तैयार करने की कोशिश करूंगा। फिर देखो अगला, भारत की सांस्कृतिक विरासत वाला जो साहित्य वाला चैप्टर है उससे फिर से 2 प्रश्न है। कैलाशनाथ मंदिर इस बार भी पूछा, पिछली बार वही प्रमेय था। ये साहित्य बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना पूछी, रट करके देखो ना, बड़ा गौर से देखो इसको। पिछले साल 24 में भी पैटर्न सेम था, 25 में भी पैटर्न सेम है। मैं बेवकूफ इतिहास में पढ़े जा रहा हूं कुछ और, इसको पढ़ो ना जो पूछ रहा है, उसी को रिवाइज करो ना बार 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 बार। सर की जो डीसी सर सिखा रहे हैं प्रोसीजर, कोडिंग, कनेक्टिंग, कैलकुलेटिंग, याद करने का तरीका, उससे उसको रटो ना। फिर प्राचीन भारत से एक क्वेश्चन था, उसकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था से और मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रादेशिकता क्या था। धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन से, ब्रह्म समाज से प्रश्न था, और राष्ट्रीय आंदोलन से 2 प्रश्न थे, एक कथन था, एक सेंटेंस पूछा था, और असहयोग आंदोलन। देखो कहां है इसमें इतिहास, कोई राजा का नाम नहीं ले रहा है, वो किसी राजा के कार्य नहीं पूछ रहा है, किसी राजा के बेटे, राजधानी, किसी भी बारे में पूछ नहीं रहा है। बड़ी सिंपल है, यहां भी निकालू मैं
तो सेम टू सेम संकल्पना वाले चैप्टर से उसने 4 प्रश्न पूछे हैं। फिर सेकंड नंबर पे अगर और थोड़ा अंदर दो मतलब सेकंड पे जाऊं तो वो जो साहित्य वाला कला वाला चैप्टर है, साहित्य और कला वाले चैप्टर से उसने 2 प्रश्न पूछे हैं। और थोड़ा सा अंदर जाऊं तो ये राष्ट्रीय आंदोलन वाले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से उसने उस बार तो 2 पूछ लिए थे। फिर एक राष्ट्रीय आंदोलन से पूछ लिया, 2 उसने राष्ट्रीय आंदोलन से पूछ लिए। कहाँ वो लोड ले जा रहा है एग्जाम में, हम जबरदस्ती अकबर बाबर दिलबर दिलावर पढ़ पढ़ के दिमाग खराब करे जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझो। मैं यहाँ 2 घंटे बबाल बड़ा एक थंबनेल बना लूं, लास्ट के 25 दिन में क्या करोगे ऐसे चिल्ला चिल्ला करके बताऊं, उससे कुछ नहीं होगा, उससे पास नहीं होगे आप। कॉन्सेप्ट समझो कि इतिहास इतना भी कठिन नहीं है जितना मैं बना रहा हूं। उसको पढ़े जा रहा हूं, उसको पढ़े जा रहा हूं। मैंने अकबर बाबर दिलबर दिलावर सब पढ़ दिया, मैंने हेन सांग से फाइयान सब चीर डाले। नहीं पूछ रहा है ना वहां से प्रश्न, क्यों घुस रहा है वहां? उसको पढ़ाई करने के टाइम पे एक बार पढ़ लिया है, दिमाग में है, 4 ऑप्शन में से एक याद आ जाएगा। रिवीजन उन चीज का कर जो आती है एग्जाम में, और टेबल फॉर्मेट में उनको पढ़, कोडिंग कनेक्टिंग से रट, ये करना है अभी। इस 1 महीने में ये जो 25 दिन बचे हुए हैं ना, इसमें अब ये कर, 20 दिन बचे हुए इसमें वो कर जो मैं बता रहा हूं भाई, तब जाके पास होगा। जबरदस्ती का टेंशन मत लो। एक दिन की 6 से 8 घंटे की पढ़ाई में बेहतरीन रिवीजन होगा, सब रटा जाएगा, क्योंकि तरीका मैंने बार बार आपको प्रस्तुत किया, सिखाया है, रटवाया है। थोड़ा सा इस पर और फोकस करो। देखो यूनिट ये 2024-25 का पेपर है, और उसको अगर मैंने समझ लिया कि भाई संकल्पना विचार से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल लूंगा ना कि कौन कौन से हैं जहां से प्रश्न आ ही रहा है। षट दर्शन से, अरण्यक से, स्मृति से, गणतंत्र से, बोधिसत्व तीर्थंकर, जो मेरे इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं ज्यादा फोकस करूंगा। जहां से नहीं पूछ रहा है उसे मैं कम फोकस करूंगा। क्यों मैं सारा पढ़ने के चक्कर में पड़ा हूं? रिवीजन सबका थोड़ी होता है। हमारे साथ प्रॉब्लम एक है कि हम पढ़ाई करते हैं 100% और फिर हम 100 का ही रिवीजन करने का प्रयास करते हैं, और कुछ बेवकूफ तो ऐसे हैं कि वो रिवीजन में 150 का रिवीजन करना चाहते हैं। मतलब उनको ये चुल अभी भी खत्म नहीं हो रही है कि इसकी किताब में से 4 नए फैक्ट ले लूं, उसकी किताब में से। अरे बस करना, 100 में से 100 आता ही नहीं है किसी को, मुझे ही नहीं आता भाई, मुझे भी 100 में से 100 नहीं आता, किसी को नहीं आता। 100 में से 75 ला, बेहतरीन ला, सिलेक्टिव पढ़ और अच्छे से पास हो, जल्दी से पास हो। देखो सांस्कृतिक विरासत में जो पढ़ने का है वो साहित्य में पुस्तक है, और मंदिर पढ़ने बड़ा आसान है। 1-2 घंटे की क्लास में मैंने सब पढ़ाया हुआ है आपको। ये प्राचीन काल भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें प्रशासनिक अधिकारी पढ़ लो, खत्म हो जाता है वो। सामाजिक सुधार आंदोलन में एक लिस्ट पढ़ लो संस्थाओं की, किसने स्थापित किया, किस साल में किया, कौन अध्यक्ष था, खत्म हो जाता है वो। राष्ट्रीय आंदोलन में बस आंदोलनों के नाम, कौन किसने नेतृत्व किया, किस साल किस तारीख को हुआ, किस जगह पर, बस इतना पढ़ लो, खत्म हो जाता है। क्यों माथा फोड़ी कर रहे हो? इतना ही है। लंबी नहीं खींचूंगा इस क्लास को, क्योंकि मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता। 4-6 घंटे का एक व्यवस्थित शेड्यूल भी बनाओगे तो पहली यूनिट रिवीजन कर लोगे मेरे भाई। और मुझे आज भी 3 बच्चों का फोन आया, मुझे कल भी 4-5 बच्चों का फोन आया था। रोज फोन आता है कि सर ये पहली यूनिट का क्या करूं? अरे तुझे इतना नहीं समझ में आ रहा कि भाई रिवीजन करना है, ये पढ़ाई नहीं करनी है भाई, रिवीजन करना है। और रिवीजन कैसे करना है ये मैं आपको अभी समझाया हूं। अब अब भी समय है, अभी 20 दिन बचे हैं, अभी भी समय है। आज अपने आप को थोड़ा सा सुधार लो। वो जो नई काम का उसे मत पढ़ो ना, क्यों घुसे जा रहे हो? कालिदास ने रघुवंशम लिखा, 29 राजाओं का वर्णन है, तो पहला राजा आखिरी राजा क्यों पढ़ रहा हूं मैं? ये एमसीक्यू बनाने वालों ने उसमें खूब प्रश्न बना लिए, वो कर लो ना, उनको कवर कर लो। मैंने नहीं मना किया एमसीक्यू मत लगाओ, लगाओ, वहां जितना कवर हो जाता है वो कर लो। यहां रिवीजन में मत पचो, आप गड़बड़ कर लोगे रिजल्ट पर, रिजल्ट गलत आएंगे। फिर अगले पॉइंट पर आता हूं। आज की क्लास खाली नहीं जाने देना चाहता, क्योंकि मेरी ये बातें समझाने की
आदत नहीं है, मैं यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस नहीं बनाई, इसीलिए मुझे लोग कम पसंद करते हैं। मैं ऐसे बनाने लगूं ना वीडियो 30 दिन की स्ट्रेटेजी, 85 प्लस नंबर की स्ट्रेटेजी, तो लोग बहुत देखते हैं, सबको मजा आता है। अरे भाई, उससे आप पास नहीं होगे, पास होगे अंडरस्टैंडिंग जनरेट करने से। आज मैं कोडिंग का पैटर्न सिखा रहा हूं, आपको याद है, 50 बार, हजार हजार बार मैंने कराया आपको। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है कि जो हमारी 11वीं अनुसूची है, निम्नलिखित में से कौन उसका एक विषय है या नहीं है। एफएसओ का पेपर उठा के देखना, इस टाइप का एक प्रश्न उसने पूछा है। मुझे आशंका है कि हमारी एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए सारे जो 29 विषय है मैं रटवा दूंगा आपको। रटने का पैटर्न सीखो, मैं पूरा नहीं रटवाऊंगा, मैं तरीका बताऊंगा आज मैं आपको। 73वें संविधान संशोधन 1992 से 11वीं अनुसूची में जो है 29 विषय जोड़े गए थे, और ये संबंध रखती है अनुच्छेद 243, और उसमें भी और डीप जाएंगे तो 243 जी से, शक्ति से। 243 जी में पंचायतों की शक्ति, और वहां लिखा है कि कौन से विषयों पर पंचायतों की शक्ति होगी, तो कहा है कि 11वीं अनुसूची में लिखे विषयों पर शक्ति होगी। तो वहां 11वीं अनुसूची में एक लिस्ट बनी हुई है, और टोटल 29 सब्जेक्ट्स हैं, 29 विषयों के नाम लिखे हुए हैं। अब ये 29 विषय एग्जामिनर कैसे पूछ रहा है हमसे? हमसे वो यूं पूछ रहा है कि निम्नलिखित 4 में से कौन सा एक 11वीं अनुसूची का विषय है, या कौन सा एक 4 में से एक नहीं है, इस टाइप के प्रश्न वो बना रहा है। अगर मैं ये रट करके रख लूं 29 के 29, तो मेरा जीवन आसान हो जाएगा, ये एक नंबर मेरा प्लस हो जाएगा। देखो कैसे रटना है, आप बन जाओ। हमारी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र होता है, तो पहले आप प्राथमिक क्षेत्र कृषि पर आओ। मान लो मेरे पास कुछ है कृषि भूमि, क्या है मेरे पास? कृषि करने के लिए मुझे चाहिए भूमि, और उसका विकास करना पड़ेगा। भाई, इंसान को अगर कृषि करनी है, इस दुनिया में आने के बाद सबसे पहला धंधा कौन सा खोला था इंसान ने? कृषि की थी। तो हम भी कृषि से ही शुरू कर रहे हैं पहला। और ये मैंने अपने हिसाब से नंबरिंग नहीं की है, जो संविधान में मूलभूत नंबरिंग है वही मैंने आपको याद करवा रहा हूं, सेम नंबरिंग कनेक्टिंग प्रोसेस में अपना ले रहा हूं। कृषि एक विषय हमने लिया, भाई सबसे पहला व्यवसाय था कृषि। कृषि करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भूमि का विकास करना पड़ेगा, भूमि से पेड़ काटने पड़ेंगे। तो देखो दूसरा विषय हुआ भूमि विकास, रटा गया। ये दो बातें कितनी सिंपल है। कृषि करने के लिए चाहिए मुझे भूमि का विकास, भूमि का विकास करना पड़ेगा ना, उसे समतल करना पड़ेगा, पेड़ काटने पड़ेंगे, पत्थर बिनने पड़ेंगे। फिर और क्या चाहिए कृषि करने के लिए? मुझे छोटा सा पानी का सोर्स चाहिए, लघु सिंचाई चाहिए। भाई इससे कृषि होने लगेगी, लेकिन कृषि करने के लिए मशीनें थोड़ी थी उस जमाने में, तो चाहिए फिर पशुपालन। क्या चाहिए? पशुपालन। देखो 4 सब्जेक्ट को जोड़ो उंगलियों पर, कृषि, भूमि विकास, लघु सिंचाई, क्योंकि कृषि करने में सिंचाई तो करनी पड़ेगी, बेल से खेत को बखरना, जोतना, हाँकना पड़ेगा, इसलिए पशु भी चाहिए। और जब हमने उस खेत में एक छोटा सा तालाब खोदा ही है, पानी के लिए कुआं खोदा है, तो उसमें मछली पालन भी कर ही लेते हैं। तो अब ये 5 सब्जेक्ट आप अपने दिमाग में रिवाइज करके याद करने का बोलो कि मुझे याद हुए कि नहीं। देखो कितने सिंपल है। कृषि, भूमि विकास, मैं आंखें बंद करके बोल सकता हूं, कृषि, भूमि विकास। भूमि विकास के लिए क्या चाहिए भाई? तो हमें मतलब भूमि का विकास कर लिया, वहां चाहिए सिंचाई। सिंचाई के साथ क्या? सिंचाई करने के लिए पशुपालन, पशुपालन से मछली पालन, बस जोड़ते जाओ। अब जब इतना कर लिया तो आपने खेती कर ली। अब जो आपके पास पैदा हुआ उसे क्या कहेंगे? सामाजिक वनोद्योग और फार्म। मतलब आपने जो बना दिया है खेत जैसा, उसे फार्म हाउस कह देंगे। तो फार्म बना दिया आपने, बस ये एक शब्द रट लो यहां से। उसमें से आपको जो आएगी उसे उपज कहेंगे, जो उस खेती में से प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे? उपज। लेकिन आपने जो खेत में पैदा हुआ किया उसे कोई भी सीधे नहीं खरीदेगा, उसे आपको साफ स्वच्छ बनाना पड़ेगा, जिसे हम हिंदी भाषा में खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं। भाई उसमें से कंकड़, मिट्टी, पत्थर, भूसा अलग करने की प्रक्रिया खाद्य प्रसंस्करण है। फिर आप उसे बेचोगे तो खादी, ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग के माध्यम से बेचोगे, और इससे क्या होगा? ग्राम वाले लोग आपके आसपास आकर के बस जाएंगे, खरीदने लगेंगे। 10 पॉइंट थे, बड़े सिंपल है, इनको भूल जाओ कि है। मैं अपन बिना उसके देखे ही रटने की कोशिश करते हैं। एक बार दिमाग को खोलो। कृषि, कृषि करने के लिए क्या चाहिए? भूमि, उसका विकास हो। और क्या चाहिए? सिंचाई, तो लघु सिंचाई। और क्या चाहिए? तो पशुपालन। और क्या चाहिए? मत्स्य पालन।
अब 5 तक बड़ा सिंपल था, अब थोड़ा कठिन चालू होगा। फिर भैया अब चलो कृषि करने के लिए हमने जो चाहिए था तो कुछ कुछ पॉइंट जोड़ते हैं यहाँ, ठीक है। उपज एक शब्द हमने याद किया था, वो आप जोड़ दो। हमने एक फार्म, एक शब्द छठे शब्द पे फार्म था वो याद किया था। सातवें पे उपज शब्द याद किया था, वो याद करना है। फिर आपको जो उपज पैदा हो गई उसका खाद्य प्रसंस्करण कर दो, फिर उसे ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों को बेच दो, और लास्ट में 10वें नंबर पर ग्रामीण अवसान कर लो। ये 10 विषय जो हैं आपको रट आ जाएंगे। कितने सिंपल है, करना कुछ नहीं। मैं कोई जेम्स बॉन्ड, कोई पैटर्न भी नहीं, मैं तो कोडिंग भी नहीं कर रहा हूं। मैं तो आज आपके सामने केवल तरीके को प्रेजेंट कर रहा हूँ। कोडिंग तो एक बहुत अच्छा तरीका है, मैंने अलग अलग क्लासेस में रटवाया हुआ है कोडिंग कैसे करनी है। आज तो मैं बिना कोडिंग के आपको चीज रटवाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना सिंपल है देखो, बड़ा आसान है। पहले नंबर पर था कृषि, दूसरे नंबर पर था भूमि विकास, तीसरे नंबर पर था लघु सिंचाई, चौथे नंबर पर था पशुपालन, पांचवे पे था मछली पालन, छठे पे आ जाओ यहाँ फार्म था, लंबा चौड़ा नाम भले ही मत रटो। सातवें नंबर पर उपज था, आठवें नंबर पर खाद्य प्रसंस्करण था, नौवें नंबर पर ग्रामीण कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग सब था, और 10वें नंबर पर ग्रामीण आसमान था। कितना नंबर से रटा जाएगा आपको, बहुत ट्रेंड से। 10 मिनट लगेंगी, 10 तो याद हो ही गए हैं, 12-15 और बचे होंगे, वो भी रट लो। अब देखो उसके लिए कुछ और अगले अगले पॉइंट पर आता। अब देखो हमने खाना खा लिया, अभी तक हमने जो बातें की वो कृषि की है, और कृषि से आपको क्या मिलेगा, खाना। अब आते हैं और क्या चाहिए जीवन जीने के लिए, तो पानी चाहिए, तो पेयजल नंबर पे आता है, एक नंबर पे सबसे पहले पानी चाहिए। दूसरे नंबर पर आपका जो पशु था उसको खिलाने के लिए चारा चाहिए। फिर आपको जो जो फसल आपने पैदा की उसको क्या करना है, उसको बेचना है, तो सड़क चाहिए, पुल चाहिए, तट चाहिए, सब चाहिए। अब ये चीजें हमको जो चाहिए उनके नाम ले रहा हूं, 5 तक वो लूंगा मैं। फिर हमको विद्युत चाहिए, और जहां विद्युत नहीं पहुंच रही है वहां ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत ला दो। ये सब कर दिया तो ऑटोमेटिक गरीबी खत्म हो जाएगी, लोगों को शिक्षा मिल जाएगी, लोगों की तकनीक का विकास हो जाएगा, लोगों में प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा जाएगी, और फिर किताबें लिखी जाएंगी इन विषयों पर। कितना आसान है। देखो मैं आपके दिमाग को ऐसा बंडर नहीं बनाना चाहता, रटवाना भी नहीं चाहता। तरीका एक के बाद एक स्टोरी के फॉर्म में जोड़ते जाओ। देखो क्या 11 पे क्या है, 11 पे पानी पीऊंगा, 12 पे अपने पशु को चारा खिलाऊंगा, तो पशु चारा, पशु के लिए चारा हो जाएगा, ईंधन हो जाएगा। और क्या चाहिए मुझे, सिंपल अपने दिमाग को वजन दे करके सोचने पर मजबूर करो कि मैंने पानी पी लिया है, मैंने चारा अरेंज कर लिया है, अब मुझे और क्या क्या चाहिए। ऑटोमेटिक एक एक नंबरिंग आने लगेगी, और आप स्क्रीन पर कमेंट में लिखने लगेंगे। अब इतना समझा लेने के बाद ये 29 नंबर्स आप रट करके देखो। 29वां नंबर जरूर रट करके रख लेना, वो थोड़ा सा अलबेला सा है। ये 29वां जो नंबर है, ये सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और उस लास्ट वाला है सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण। ये रट करके रखना। इसी ने नंबर जब अभी फॉरेस्ट जो फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम में इसी ने नंबर कटवाए लोगों के, 1 नंबर माइनस यही लेके गया है। ये आपको रट करके रखने हैं, और बहुत आसान है, कुछ मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करना है। सबके भरोसे मत बैठो यार, खुद को भी तो कुछ सिखाओ। क्यों मैं चाह रहा हूं कि एक फलाना आए मुझे यहाँ सब रटवाए। मैं आज केवल इसी तक कहानी को कंप्लीट कर रहा हूं, और अब मैं विदा ले रहा हूं आपसे। मैं जो आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो बात पहुंचा चुका हूं। तरीका सीखो, 4 फैक्ट सीखने पर लगे हुए हो क्यों? कितनी बार होगा कि कोई और खड़ा होकर के हमें वो 4 फैक्ट याद कराएगा। मैं तरीका सीख लूं, फिर मैं खुद कर लूंगा रात में बैठ करके। 2 घंटे में सब कुछ याद कर सकता हूं फिर तो मैं। वो उस पर आओ। चलिए अब विदा ले रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।